प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और इस वक्त इसका टेम्परेचर है T1। इसी डायग्राम का दूसरा हिस्सा देखें, इसके बिल्कुल बराबर के अंदर दूसरी डायग्राम बनानी है। मैंने प्रेशर को कम कर दिया, जैसे ही मैं प्रेशर को कम करूंगा पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ये देखिए पिस्टन ऊपर जा चुका है। प्रेशर के कम होने से गैस एक्सपेंड हो गई। अब प्रेशर P1 से हो चुका है P2। टेम्परेचर में आपने मानना है कि कोई चेंज नहीं आएगा। टेम्परेचर में आपने मानना है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। साथ ही साथ में वॉल्यूम देखें चेंज हो गया। तो इस नए वॉल्यूम का नाम आपने V2 नहीं रखना, V2 के अलावा जो चाहे नाम रख लें। जैसे मैंने यहाँ पे नाम रखा है X, आप V2 नहीं रखेंगे, V2 के अलावा जो चाहे नाम रख लें, X Y Z A B C वगैरह जो चाहे नाम रख लें। बस आपने यहाँ पर V2 अभी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अभी यहाँ तीसरी डायग्राम एक और बनेगी। अभी हमने तीसरे डायग्राम के लिए जगह छोड़नी है। अब स्टेट ए और स्टेट बी दोनों के अंदर जरा और से मामला देखें। देखिए प्रेशर P1 से चेंज होकर P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से चेंज होकर X हो गया, जबकि टेम्परेचर T1 दोनों स्टेट में कैसा रहा, सेम रहा। तो प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो ये कौन सा लॉ लगा, शाबाश चैट में बताना है आपको। प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। शाबाश जल्दी से। जी, प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। सन्नाटा है भाई, तो नेहा ने जवाब दे दिया। एक स्टूडेंट ने कोशिश करी है हमारी, और इसके अलावा मोमिना ने कोशिश कर ली, गुड। बॉयज की तरफ से आंसर नहीं आ रहा। बॉयज की तरफ से कोई पहल करे जल्दी से, शाबाश। कोई एक आध पहल कर दे ताकि मैं बात को जल्दी से आगे बढ़ा दूं। बॉयज की तरफ से कोई एक आध पहल कर दे। गर्ल्स की तरफ से रिप्लाई आ रहे हैं। सुभान अहमद, किसी एक की तरफ से रिप्लाई आ जाए। क्योंकि हमें आज जरा ज़्यादा काम कवर करना है, इसलिए हम जरा थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों इसका जवाब है बॉयज लॉ। जब प्रेशर बदलता है, वॉल्यूम बदलता है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलता, तो इसको कहते हैं बॉयज लॉ। ठीक है। अब हमने स्टेट ए और बी पर कौन सा लॉ लगाना है, शाबाश बॉयल लॉ। देखिए मैं कुछ वर्डिंग लिख रहा हूँ। कंसीडर स्टेट ए एंड बी at constant temperature T1, apply Boyle's law। ठीक है भाई। अब हमने यहाँ पे बॉयज लॉ लगाना है। बॉयज लॉ जो था वो क्या था, बॉयज लॉ था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। जरा दोबारा सुन लीजिए। बॉयज लॉ था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मैं यहाँ पे रफ में आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि कोई बच्चा कंफ्यूजन का शिकार हो। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, दिस इज द बॉयज लॉ। लेकिन जो हमारी डायग्राम है इसके हिसाब से ये वैल्यूज नहीं है, थोड़ी सी चेंज है, तो हम इसके हिसाब से करते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर फर्स्ट डायग्राम है प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, ये तो सेम आ गया P1 V1। लेकिन दूसरी डायग्राम में प्रेशर P2 है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो V2 नहीं, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे X। ये हो जाएगा P2 और वॉल्यूम की जगह पर हमने क्या लिया हुआ है X। यहाँ तक सब ओके करेंगे, यहाँ तक समझ में आ चुके हैं। जल्दी से ओके का मैसेज करें जल्दी से। गुड, सब बच्चे सब बच्चे। शाबाश हमारे बॉयज। गर्ल्स के रिप्लाई आ रहे हैं, बॉयज शाबाश। वॉइस के अंदर है, जिला ने अभी ज्वाइन करा है। अहमद
सुभान, जल्दी रिप्लाई करो। अली, शाबाश। ओके ओके, वेरी गुड। भाई देखें, ओके जो कर रहे हैं इसका सबको समझ में आ रहा है, बाकी बच्चे ओके नहीं कर रहे हैं। अफजला, सुभान कहाँ है वो भाई? चैट में जल्दी से सामने आओ, और बाकी बॉयज भी सामने आए जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड। देखिए लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और ये इंशाल्लाह ताला इस वीक के अंदर भी ये लेक्चर आपको आपके उसके ऊपर ग्रुप पे मिलना शुरू हो जाएंगे। फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह ताला यूट्यूब की आईडी से मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है सुभान, कोई इशू नहीं है बेटा। देखिए किसी का भी नेट का कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइट का मसला इस तरह करके, तो अब आपको इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलना शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम पीरियड के बाद। तो अगर आपका किसी वजह से कोई लेक्चर निकल जाता है तो आप वो लेक्चर रिकॉर्ड जो है उसे आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि अपने जहन में ये नहीं बिठा लीजिएगा कि जब रिकॉर्डेड लेक्चर मुझे मिल ही रहा है तो मुझे फिर इन क्लासेस को बाद दफा मैं छोड़ भी सकता हूँ जानबूझ के, तो ऐसा कभी मत सोचिएगा। तो रीज़न है कि लाइव क्लास का ये मामला बिल्कुल अलग है। सब बच्चे साथ होते हैं, डिस्कशन हो रहा होता है, क्वेश्चन सामने आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें जो बच्चे लाइव क्लास का हिस्सा नहीं बनते वो बहुत सारी बातों को मिस कर बैठते हैं। इसलिए लाइव क्लास का मामला बिल्कुल अलग है। रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपको मिल रहा है वो सिर्फ खाली एक सपोर्टिंग हैंड है हमारे पास। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। P2 डिवाइड हो रहा है, नीचे आके P2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू बन जाएगी, और ये वैल्यू बन गई P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1। यहाँ तक ठीक है? अच्छा भाई, अब हमने क्या करना है, डायग्राम का तीसरा हिस्सा देखना है। डायग्राम का जो तीसरा हिस्सा है उसको और से देखिए। हमारे पास ये वही सिलेंडर है, और अब हमने सिलेंडर का क्या करा, इसके अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, और टेम्परेचर T1 से बढ़कर हो गया T2। ये देखिए पिस्टन जो है वो मजीद ऊपर जा चुका है। पिस्टन के मजीद ऊपर जाने के लिए ध्यान में रखिएगा प्रेशर पर कोई बाहर से चेंज नहीं आया। अंदर से बेशक प्रेशर बढ़ा है लेकिन बाहर से कोई भी प्रेशर नहीं बढ़ा। हाँ सुबह लेक्चर मिल जाएंगे इंशाल्लाह, तुम फिक्र नहीं करो, ठीक है? और जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो गया, और अब हम इस वॉल्यूम का नाम V2 लिख सकते हैं। ये हमारी एक नई स्टेट बन गई, इसका नाम है स्टेट C। तो बच्चे दोबारा देख लें, जो सिलेंडर में गैस मौजूद थी उसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, और टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया आपने। टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया, और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से बेटा गैस का जो वॉल्यूम था वो भी चेंज हो गया, और नए वॉल्यूम का नाम आपने रख दिया V2। बेटा प्रेशर अंदरूनी तौर पे तो बढ़ा है लेकिन प्रेशर बाहर से नहीं बढ़ा, एक्सटर्नली तौर पे नहीं बढ़ा। इसलिए जो प्रेशर पहले था प्रेशर अभी भी वही है। सही है? हम क्या कहेंगे, क्या चेंज हुआ यहाँ पे? शाबाश, टेम्परेचर चेंज हो गया, वेरी गुड। और क्या चेंज हो गया? शाबाश, वॉल्यूम चेंज हो गया। लेकिन क्या चेंज नहीं हुआ यहाँ पे? शाबाश, प्रेशर चेंज हुआ। तो बेटा अगर वॉल्यूम चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, लेकिन प्रेशर चेंज ना हो तो कौन सा लॉ लग जाता है? शाबाश, जल्दी से कमेंट में बताना। जी जवाब दुरुस्त है। अब हमें कोई एक आध स्टूडेंट भी जवाब दे देगा तो हम जल्दी से क्लास को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें आज आइडियल गैस लॉ पे पहुंचना है। तो बच्चों इसका सही जवाब है चार्ल्स लॉ लगेगा। तो हमने यहाँ पर कुछ वर्डिंग लिखनी है, देखें जरा और से। कंसीडर स्टेट B and C at constant pressure P2, apply Charles law, apply Charles law। स्टेट बी और सी में प्रेशर कांस्टेंट है, उसके ऊपर चार्ल्स लॉ लगा देते हैं, ठीक है? तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है वो रफ में देख लें एक नजर पहले आपकी। चार्ल्स लॉ होता क्या है? देखिए चार्ल्स लॉ की शक्ल ये होती है, V1 अपॉन P1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। दिस इज द चार्ल्स लॉ। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो आप यहाँ पर जरा स्टेट बी और सी में वॉल्यूम और बी और सी में वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज देखें। देखिए हम यहाँ पे बी और सी के ऊपर खाली इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ए से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्लीज। बी और सी के ऊपर हम ये लॉ लगाएंगे लेकिन ए पर हम नहीं लगाएंगे प्लीज।
तो V1 के तौर पे हम क्या लेंगे x, और टेम्परेचर T1 तो वही आप V2 एज इट इज, T2 एज इट इज। तो ये जो फॉर्मूला हमने आपको नीचे लिख के दिखाया है, प्लीज इसको समझ लीजिए। V1 की जगह पर आएगा x, T1 एज इट इज, V2 और T2 जैसे थे वैसे ही आ जाएंगे। ये हमने लॉ लगाया है स्टेट B एंड C पर। दोबारा एक मरतबा फिर स्टेट B और C को देख लीजिए। ये स्टेट B और C आ गए हैं। स्टेट B और C में वॉल्यूम V1 की जगह x, टेम्परेचर की जगह T1, वॉल्यूम V2 रहेगा, टेम्परेचर T2 रहेगा। तो यहाँ पर हम ये लॉ अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं। देखें, x अपॉन T1, V2 अपॉन T2, T1 डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा T1 V2 डिवाइडेड बाय T2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है? मुझे बताइए शाबाश। ओके करें सारे बच्चे यहाँ तक? मेरे पास वॉइस के कम आ रहे हैं जरा। अब एक आध बच्चे का मेरे पास रिप्लाई आया ओके का। और वॉइस के रिप्लाई चाहिए, शाबाश। और वॉइस के रिप्लाई चाहिए। मुझे जरा नाम लेने पड़ेंगे बच्चों के। वॉइस के नाम ले रहा हूँ, इनके रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे मेरे पास? जी, दुआ गर्ल्स के भी नाम ले रहा हूँ कि इनकी रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे। अगर वो ये लेक्चर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज अपना रिप्लाई करें कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। वरना आज जिनका देखें रिप्लाई नहीं आएगा, मुझे फिर जहन में ये रहेगा कि भाई क्लियर है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर वो आप मुझसे डिस्कस कर लें। दुआ, इसके अलावा दुआ के अलावा हमारे पास अली जो है उनका रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मैं ये मान लूँ क्लियर है। हंजला रिप्लाई नहीं कर रहे, तो सुभान का तो आ गया। हम्माद अली, ओके ठीक है। कुछ बच्चों के अब बोलने के हिसाब से तो शायद रिप्लाई आया, लेकिन इस तरह उन्हें क्लियर तो था, तब उन्होंने बता दिया। ओके भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो इस वक्त आपके सामने बनकर आई है, दोनों में x सेम आ रहा है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर लेते हैं तो x इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो ये x नजर आ रहा है आपको, जो यहाँ पे सेम नजर आ रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा T1 V1 अपॉन T2 बराबर हो जाएगा T1 V2 अपॉन T2 में। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो दोनों इक्वेशन को आपस में हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों में कंपेयरिंग करने से जो जवाब बना वो मैं दिखा देता हूँ आपको, आप भी देख लें। यहाँ बचा P1 V1 अपॉन P2, P1 V1 अपॉन P2 बराबर है, दूसरा जवाब आ रहा है T1 V2 अपॉन T2, T1 V2 अपॉन T2। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर आप लेफ्ट और राइट पे देखें तो तरतीब कुछ सही नहीं आ रही, क्योंकि लेफ्ट पर 1 के साथ 2 लगा हुआ आ रहा है, और राइट के अंदर 2 के साथ 1 लगा हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम इनको अरेंज कर लें कि 1 एक तरफ इकट्ठे हो जाए और 2 एक तरफ इकट्ठे हो जाए सारे के सारे, तो फिर ये इक्वेशन जरा बेहतर हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी 2 वाली की जगह पे 1 और 1 वाली की जगह पे 2 अगर आ जाए तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। P1 V1 अपॉन T1 is equal to P2 V2 upon T2. This equation is known as जनरल गैस लॉ। इस इक्वेशन को हम लोग जनरल गैस लॉ के नाम से याद करते हैं। P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। ये बहुत मुश्किल तरीका है जिससे मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया है, लेकिन ये तरीका असल में बुक में मेंशन है। तो बुक वालों ने इस तरीके के जरिए इस इक्वेशन को हासिल करा है, जबकि इसका बहुत आसान तरीका फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी मौजूद है। और इसका एक तरीका और भी है जिससे मैं आपको अभी करके बता रहा हूँ, और वो है डायरेक्ट बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को आपस में जोड़ दें। अगर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ डायरेक्ट जोड़ दिए जाए तो ये जो इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है ये आपको आसानी से मिल जाएगी। तो मैं आपको रफली इसका जो सेकंड मेथड है वो करके दिखा रहा हूँ, लेकिन रफली अंदाज में। सेकंड मेथड देखें, डायरेक्ट होगा वो, उसको कोई डायग्राम की नीड नहीं है।
सबसे पहले बॉयज लॉ। बॉयज लॉ क्या होता है? V इज इनवर्सली विद प्रेशर, ये 1 हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ होता है V इज डायरेक्टली विद T, ये रफली करके बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा तेज हाथ चल रहा है मेरा। दोनों को आपस में कंबाइन कर दें, डायरेक्ट कर रहा हूँ, कंबाइनिंग 1 2, तो ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल T अपॉन P। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये इज इक्वल टू के अंदाज में ही काम करता है, तो इसलिए ये P डिवाइड है तो वहां जाके V के पास मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा PV प्रोपोर्शनल T। P डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई PV प्रोपोर्शनल T, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन इज इक्वल टू के अंदाज में काम करता है। ठीक, साइन ऑफ प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट और साथ में T आ जाएगा, T मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, PV डिवाइड बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए उसी जैसी इक्वेशन बन के आ गई लेकिन डायरेक्ट। अब इस इक्वेशन को एक मर्तबा इनिशियल और एक मर्तबा फाइनल स्टेट के लिए लिख लें। इनिशियल स्टेट का मतलब होता है कि जो पैरामीटर्स होंगे वो सब 1 1 लिए जाएंगे, P1 V1 अपॉन T1 और कांस्टेंट, रफली कर रहा हूँ। इसके बाद फाइनल स्टेट के लिए कर लें उसको। फाइनल स्टेट के लिए सारे पैरामीटर्स 2 2 हो जाएंगे, ये सेकंड रीडिंग होती है P2 V2 अपॉन T2, कांस्टेंट अलबत्ता सेम रहता है। दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर लें, कंपेयर कर लें, तो कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा और जो रिजल्ट बन के आएगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। देखिए वही सेम रिजल्ट आपके सामने आ गया। इसमें कोई डायग्राम की नीड नहीं थी, किसी तरह का कुछ मामला नहीं था, बस सिर्फ और सिर्फ आपके सामने बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ दोनों को हमने क्या करा है, यहाँ पे डायरेक्ट हमने उनको रिलेट करा है, रिलेट करके इक्वेशन बनाई और इक्वेशन बनाकर आपके सामने हमने ये फॉर्म बना दी। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? ओके है? ओके कर दें चैट में। इसके साथ ही हमारा जनरल गैस लॉ कंप्लीट हो गया। ये जो मैंने काम करा है ये मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। वेरी गुड मोमिना, शाबाश, जबरदस्त है, समझ रही हो, साथ में लिख दीजिए। फिर भी अगर कोई बच्चा जिससे हम ये काम करा रहे हैं उसको मुझसे प्रॉब्लम होती है कि वो फोकस करके समझना चाहता है और लिखने के मामला तो उसके जरा आगे पीछे होते हैं, तो समझने में फोकस कर ले, कोई इशू नहीं। जो भी काम आपको कराया जाएगा तो उसकी पिक्स वगैरह खींचे आपको आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर दिया करेंगे। इस तरह सारा लेक्चर आपको मिल जाया करेगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई? अच्छा चले, अब एक 10-15 सेकंड के लिए आपको तस्वीर नजर नहीं आएगी मेरी। देखिए मैं पेपर जरा पलट दूं। अब आप मुझे दोबारा देख सकेंगे, यानी पेपर को दोबारा देख सकेंगे। तो गैस लॉस की वर्थ फर्स्ट ईयर की साइंस में जरूर होती है लेकिन सेकंड ईयर के अंदर इसकी वर्थ नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड है, कभी कभार इसके न्यूमेरिकल वगैरह आ जाते हैं। प्लीज कोई भी बच्चा गैस लॉस को तैयार नहीं करेगा, यानी अगर कोई स्टूडेंट तैयारी शुरू कर चुका है, चीजें याद कर रहा है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि गैस लॉस तैयार नहीं करे। प्लीज गैस लॉस में कुछ भी तैयार नहीं किया जाता। इसकी स्टेटमेंट बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ वगैरह की जो स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं ये एमसीक्यूज वगैरह में डिस्कस हो जाती है बस, बाकी इसके अलावा कभी कभार इसका न्यूमेरिकल आता है। तो प्लीज गैस लॉस को तैयार नहीं करेंगे। पढ़ाने का बेसिक रीजन यही था कि आपको आगे चलकर अपने एमटेट ईकेट की प्रिपरेशन वगैरह के अंदर इन गैस लॉस का किया हुआ जो काम है उससे हेल्प मिल सके। तो बच्चों द लास्ट लॉ, और ये हमारा चौथा और आखिरी लॉ है। एक्चुअली ये भी कोई लॉ नहीं है बल्कि ये भी मुख्तलिफ तरह के लॉस का कॉम्बिनेशन है, इसका नाम आइडियल गैस लॉ रखा गया। जब आप बॉयज लॉ बनाते हैं तो आप वॉल्यूम प्रेशर के दरमियान रिलेशन बनाते हैं, जब आप चार्ल्स लॉ बनाते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन बनाते हैं, जब आप जनरल गैस लॉ बनाते हैं तो आप वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन बनाते हैं। तो बच्चों अब एक ऐसा लॉ सामने आ रहा है जिसमें गैस के चारों पैरामीटर आपके सामने होंगे, यानी प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, टेम्परेचर भी होगा और नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे, यानी चारों पैरामीटर इकट्ठे आपको नजर आएंगे। तो नतीजे में उसका नाम हमने आइडियल गैस लॉ रखा है। ये भी कोई लॉ नहीं है,
बल्कि इसको बनाने के लिए और इसकी मैथमेटिक्स और इसकी इक्वेशन हासिल करने के कई तरीके हैं। जब मैट्रिक फिजिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ये बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ को जोड़कर बना लिया जाता है आसानी से। और अगर हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो एक दिन मेरी बात से एग्री करेंगे, उन्होंने केमिस्ट्री में पढ़ा है। बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ से ये आपस में जोड़ के बनाए जा सकते हैं। तो मेरे पास भी यहाँ पे एक तरीका है और उस तरीके से भी आपके सामने ये बेटा लॉ बन जाएगा। इस लॉ से एक इक्वेशन हासिल होती है और इक्वेशन होती है PV = nRT। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है, इस इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो उन प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी तो आपने इसी इक्वेशन के ऊपर ही काम करना होगा, PV = nRT। इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमारे पास 3 तरह के रिलेशन है। देखें पहला रिलेशन क्या कहता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल पूरा नहीं लिखा, with number of moles, ठीक है, at constant temperature and volume। जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी, कंप्यूटर वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, उन्होंने ये वाला लॉ जो मैंने अभी लिखा है आपके सामने इसको नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसका सवाल बच्चों से नहीं करूंगा, इसे समझाऊंगा। ये इसका देखें डायग्राम के हिसाब से हमारे पास फर्ज कर लें ये एक बॉक्स है जिसमें गैस मौजूद है और ये जो डॉट आपको नजर आ रहे हैं ये गैस के मोल्स हैं, गैस की क्वांटिटी है। इस पर गैस का 1 मोल है, बहुत छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, ये 1 मोल लिखा हुआ है, इसका 1 भी लगा देते हैं, 1 लिखा था है। ये जो है ये जाके इस बॉक्स से टकराएंगे और इनका ये टकराना प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि इनकी क्वांटिटी कम है नतीजे में यहाँ प्रेशर जो है वो लेस है। लेकिन अगर यही वाला सेम बॉक्स का मतलब वही वॉल्यूम है, वही टेम्परेचर है, गैस की क्वांटिटी आप कर दें 2 मोल्स, यानी अब ये तादाद डबल हो गई, अब ये तादाद डबल हो गई, तो ये अब जाके जब टकराएंगे तो ये प्रेशर होगा और ये प्रेशर पिछले वाले के मुकाबले में भी डबल हो जाएगा, बढ़कर। इसी तरीके से गैस के जैसे जैसे आप मोल्स को बढ़ाते रहेंगे, बात समझिएगा, वैसे वैसे गैस की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी और गैस का प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, इंटरनल प्रेशर बढ़ता रहेगा। लेकिन इसके लिए गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। ठीक है, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद नंबर ऑफ मोल्स अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट हो। इसको कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट थे उन्होंने पढ़ा था, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट थे वो इससे वाकिफ नहीं है, इसलिए हमने इसका कोई सवाल नहीं रखा आपके सामने। दोबारा अच्छी तरह सुन लीजिएगा, गैस के मोल्स को बढ़ाने से गैस का इंटरनली प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, बढ़ने लग जाता है। तो इससे जो हमें रिलेशनशिप मिला वो ये मिला। यहाँ तक ओके करेंगे, यहाँ तक ओके है क्योंकि लेक्चर हमारा बायसेस एंड की तरफ जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस गैस लॉस को आज वाइंड अप कर दें। यहाँ तक ठीक है, सब बच्चे ओके कर दें जल्दी से, शाबाश। तो अब हम यहाँ पे सेकंड अपना जो पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से बिलोंग है, लेकिन ये फिजिक्स में इस्तेमाल भी की जाती है। सारी बातें याद रखिए, जो आप पढ़ रहे हैं सब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ा जाता है। सो दूसरा ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल with number of moles at constant pressure and temperature। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है बहुत ज़्यादा, लेकिन आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। ये एक हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में लॉ था जिसका नाम था एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ के अंदर ये बात बताई गई थी कि अगर आप किसी गैस का 1 मोल लेते हैं तो उसके पास एक स्पेसिफिक वॉल्यूम आता है
अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, 8 मोल लेते हैं तो उसके पास 22.4 dm³ का वॉल्यूम आता है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। अगर हम 1 मोल की जगह पे 2 मोल कर देंगे, 2 मोल्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा 44.8, सो ऑन, इसी तरह ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप क्या बढ़ा रहे हैं, शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स, वैसे वैसे गैस का क्या बढ़ रहा है, शाबाश, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। लेकिन इसके लिए प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, इस बात को एवोगैड्रो लॉ कहते हैं, और ये यहाँ पर इस तरह से लिखा जा सकता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद नंबर ऑफ मोल्स। ये हो गया नंबर 2 रिलेशन। यहाँ तक ठीक है। मोल्स बढ़ेंगे तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बशर्ते के प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहें। ओके करें यहाँ तक? 2 रिलेशन बन चुके हैं, जल्दी से, शाबाश। अच्छा, तीसरा और आखिरी जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, और अभी आपको जनरल गैस लॉ सिखाया था, वहीं से डायरेक्ट उठा रहे हैं, बाय जनरल गैस लॉ। बाय जनरल गैस लॉ सफा मैंने पलट दिया है, जब मैं आपको तस्वीर भेज दूंगा इसकी तो आप वहां से देख लीजिएगा, ये मैंने वहां बना के दिखाया था। ये तीसरा रिलेशन हो गया, ये डायरेक्ट लिखा जाता है, इसके अंदर कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। बाय जनरल गैस लॉ। अब इन सारे रिलेशंस को आपस में आप जोड़ दें, 1, 2 एंड 3, तीनों को आपस में आप जोड़ दें। जब आप तीनों को आपस में जोड़ देंगे, तीनों को जब आप आपस में जोड़ देंगे तो नतीजे के अंदर देखें, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। ये देखें, तीनों मैंने आपके सामने थोड़े थोड़े करके दिखा दिए ऐसे करके। तो इन तीनों को जब आपस में जोड़ेंगे, कंबाइनिंग 1 and 2 में लिख रहा हूँ, ये नजर नहीं आएगा लेकिन आपके सामने रहे, कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3, तो तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो P यहाँ पर आ रहा है, ये रहा P, ये रहा V, और ये रहा PV। ये सब इस तरह से लिखा जाएगा, PV, ऐसे करके तरीका होता है, प्रोपोर्शनल। इसके अलावा राइट हैंड साइड पे देखें, N आ रहा है, N आ रहा है और T आ रहा है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा NT। ठीक है, तो ये देखें ऐसे बन गया, PV प्रोपोर्शनल NT। साइन ऑफ प्रोपोर्शनल रिमूव किया जाएगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा NT। यहाँ तो कोई मसला? अब बेटा यहाँ जो ये कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट ने हमें बहुत पहले से काफी तंग किया है। बॉयज लॉ में भी कांस्टेंट आता था, बस क्लास एंड होने वाली है 2 से 3 मिनट इंशाल्लाह, उसमें बस इक्वेशन बना दूं जल्दी से ताकि काम हमारा पेंडिंग ना रहे और कल हमने नए टॉपिक की तरफ बढ़े। बॉयज लॉ में भी कांस्टेंट आता था, हमें वहां से भी कांस्टेंट हटाना पड़ा। चार्ल्स लॉ में भी कांस्टेंट आया, आपने भी जनरल गैस लॉ में भी कांस्टेंट देखा। ये कांस्टेंट आखिर क्यों हटाना पड़ जाता है? इसका रीजन है कि ये कांस्टेंट गैस टू गैस अपनी वैल्यू चेंज कर देता है। अगर आप हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं तो उसके लिए वैल्यू अलग होती है, ऑक्सीजन गैस लेंगे उसके लिए कांस्टेंट अलग होगा, क्लोरीन लेंगे तो उसके लिए कांस्टेंट अलग होगा। इसी वजह से इस कांस्टेंट को रिमूव किया जाता है। लेकिन एवोगैड्रो ने इसके लिए बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, और उस कॉन्सेप्ट की वजह से जितनी भी गैसेज होंगी वो सब की सब अब एक ही नजर और एक ही अंदाज से देखी जाएंगी। यानी अगर आप हल्की गैस लेंगे, भारी गैस लेंगे और भारी गैस लेंगे, तो ये सारी गैसें एक ही अंदाज से देखी जाएंगी। कैसे? तो जल्दी से देख लीजिए। देखिए, हाइड्रोजन गैस, इसकी वैल्यू होती है 2 AMU, ये इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। हम बात करते हैं इसके बाद, फर्ज कर लें नाइट्रोजन गैस, उसका होता है 28 AMU। हम बात करते हैं इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसका होता है 44 AMU। हम बात करते हैं इसके बाद क्लोरीन गैस, ये मैंने कुछ गैसेस की मिसाल ली है, 71 AMU। तो ये सारी गैसेस आपको जो नजर आ रही हैं, इसमें कुछ गैसेस हल्की भी हैं और कुछ गैसेस भारी भी। तो अगर इन सारी गैसेस की मैं बात करूं तो सबके लिए कांस्टेंट अलग अलग आएंगे, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे ये तमाम गैसेस एक ही नजर से देखी जाएंगी। ठीक है, और उसका तरीका क्या है कि आप इनको AMU में लेने के बजाय ग्राम में ले लें। जैसे 2 AMU की जगह 2 ग्राम में ले लें, 28 ग्राम में ले लें, 44 ग्राम में ले लें, 71 ग्राम में ले लें। तो जो बच्चे केमिस्ट्री 9 में पढ़ी थी उन्हें शायद कुछ बातें याद आ जाए, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ी है उनके लिए कोई मसला नहीं होगा, लेकिन 9 में भी अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो शायद उसे कुछ बातें याद आ जाए कि जब ये सब के सब ग्राम में ले लिए जाते हैं, तो अब ये सब के सब जो है वो एक खास लैंग्वेज से पढ़े जाते हैं, या जगह नहीं है, इन सबको पढ़ा जाता है 1 मोल।
यानी अब आप ये नहीं कहें कि हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम हल्की गैस है, क्लोरीन 71 ग्राम भारी गैस है। आप इन दोनों को एक ही लफ्ज से पढ़ेंगे और वो लफ्ज क्या होगा, हाइड्रोजन का भी 1 मोल और क्लोरीन का भी 1 मोल। इसकी मिसाल हम रोजमर्रा जिंदगी से ऐसे ले सकते हैं जैसे 1 डजन। अब 1 डजन जो है उसके अंदर जो नंबर है वो फिक्स है, लेकिन जिस चीज से अटैच होगा वो चीज एक जैसी नहीं होगी। जैसे 1 डजन का मतलब 12, तो 12 अंडे, 12 कुर्सियां, 12 गाड़ियां, तो ये सब चीजों के अंदर 12 12 तो बेटा सेम आ रहा है। सब चीजों के अंदर 12 12 का नंबर तो एक जैसा आ रहा है, लेकिन सब जो चीजें जिनके मैंने आपको नाम बताया, अंडे, कुर्सियां और गाड़ियां, ये सब अपनी नेचर, अपने साइज, सबके लिहाज से ये अलग है। अगर हम सबको एक दूसरे कंपेयर करें तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि सब एक दूसरे से अलग है, लेकिन सब में क्या चीज एक जैसी आ रही है, शाबाश, जो वर्ड सेम आ रहा है वो आ रहा है बेटा 12। इस तरह ये गैस हल्की है, ये भारी है, हम इससे बात ही नहीं कर रहे, बस हम सबको बेटा हम किस में कंसीडर कर लेंगे, शाबाश, 1 मोल में कंसीडर कर लेंगे। और जैसे हम इन्हें 1 मोल में कंसीडर करेंगे, अब ये सब बराबर हो जाएंगे। और इस तरह इस कॉन्सेप्ट को सामने रख के ये जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू निकाली जाती है। और इसकी वैल्यू जो हमारे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ी थी, उन्होंने इस कांस्टेंट की वैल्यू बेटा यहाँ पे निकाली थी। इसको हम यहाँ पे एक मखसूस अब सिंबल दे देते हैं, और वो सिंबल होता है बेटा यहाँ पे हमारे पास आर, और नतीजे में जो इक्वेशन बनती है बनती है P इज इक्वल टू nRT। ये जो R आपको नजर आ रहा है ये बेटा गैस कांस्टेंट कहलाता है। इसको मोलर गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में निकाल के दिखाई गई है, उसकी 2 वैल्यूज वहां पे हमें बताई गई थी। ऐसी बात है, हमें यहाँ पे सेकेंड ईयर फिजिक्स में इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, बस फिजिक्स में जो हम इसकी वैल्यू यूज करते हैं हम वो वैल्यू आपके सामने रख देते हैं। यहाँ R का नाम क्या है बेटा, शाबाश, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या मोलर गैस कांस्टेंट कहते हैं। और जो फिजिक्स में हम इसकी वैल्यू यूज करते हैं वो वैल्यू होती है हमारे पास 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट होती है और ये आर की वैल्यू। इस तरीके से कांस्टेंट का जो झगड़ा है वो भी हल हो गया और नतीजे में हमें इस कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, तमाम गैसेस को एक ही नजर से देखना, एक ही अंदाज से उनको लेना 1 मोल के हिसाब से, तो नतीजे में अब गैस के हल्के भारी होने का कोई भी मसला नहीं रहेगा। यहाँ तक ओके कर दें, सब समझ में आ चुका है आपको सब बच्चे? क्योंकि लेक्चर हमारा एंड हो रहा है, बस मुझे जल्दी से एंड करना है, खत्म हो गई बात। सब बच्चे ओके कर दें, शाबाश। सब इंशाल्लाह कल मिलेंगे। मैं बस 1 सेकंड के लिए बच्चों से जरा कंफर्म कर लूँ, जरा सॉरी मैनेजमेंट से कंफर्म कर लूँ कल की क्लास के साथ। 1 मिनट रुकिएगा। ओके बच्चों, कल जैसा मैंने आपको कल बताया था, कल 2 मीटिंग्स होंगी। एक मीटिंग जो होगी वो 10:40 पर से लेकर 11:10 तक होगी, फिर 10 मिनट का गैप होगा, और फिर 11:20 पर हमारी दूसरी मीटिंग होगी जो अराउंड 20 से 25 मिनट की होगी। इस तरह आपकी एक दिन की क्लास थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाएगी और हम उसमें जरा थोड़ा सा अपना फिजिक्स का काम जरा थोड़ा सा मजीद बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, सब बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, कल इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं। ओके बेटा, खुदा हाफिज। मैनेजमेंट की तरफ से भी आपको अल्लाह हाफिज बेटा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।